So, from here begins the core chapter, the making of nationalism in Europe. The rise of nationalism in Europe. So मिड 18th सेंचुरी में अगर यूरोप की मैप हम नोटिस करें वो काफ़ी डिफरेंट लगेगा अभी के मैप से। अभी जैसे हमें डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पर उस टाइम के मैप में ऐसे कंट्रीज, ऐसे नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं ये है जर्मनी, ये है इटली, ये है स्विट्जरलैंड, अलग अलग वेल सेपरेटेड नेशंस हैं। पर उस टाइम ये किंगडम्स, डचेस और कैंटन्स में डिवाइडेड थे। कैंटन्स मतलब एक छोटा छोटा सब डिविजन एरिया, किंगडम्स का मतलब तो हमें पता ही है, और डचेस का मतलब वो एरिया जहां पर ड्यूक्स रूल करते थे, डच के लोग रूल करते थे। सो ये ऐसा किंगडम्स, डचेस और कैंटन्स में डिवाइडेड था जिसका अलग अलग रूलर्स थे। देखो, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की चल रहा था, मतलब ये मोनार्क किसी से भी अपना पावर शेयर नहीं करते, फुल एब्सोल्यूट मोनार्क थे, ये कंप्लीट पावर मोनार्क के पास था। और इनके टेरिटोरी में बहुत ही डाइवर्स अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। एंड क्लियरली अलग अलग टाइप के लोग अगर रहते थे तो उनके बीच एक कॉमननेस, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं आएगी। अलग अलग लोग तो जाहिर सी बात है अलग अलग लैंग्वेज यूज करते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप से वो बिलोंग करते होंगे, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन ये सारे डिफरेंट होंगे, तो कॉमन आइडेंटिटी आएगा कैसे? बहुत मुश्किल है। अब ये हैब्सबर्ग एम्पायर को ही देख लो, विच रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रियन हंगरी रीजन। ये देखो, ये एम्पायर ऐसे टुकड़े टुकड़े, इट्स लाइक द पैचवर्क ऑफ डिफरेंट रीजन एक एम्पायर के अंदर आ गया होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये अल्पाइन रीजन का टायरोल को देखो, ये है, ये ऑस्ट्रिया भी था इसके अंदर, और ये सुडेंटरलैंड का रीजन भी था इसके अंदर। तो देखो, इस रीजन को बोलते हैं सुडेंटरलैंड, ये जर्मन के साइड में, और ये जो बोहेमिया को ऐसे बॉर्डर कर रहा है ना, उस रीजन को हम बोलते थे सुडेंटरलैंड। ये सुडेंटरलैंड, ये बोहेमिया, ये ऑस्ट्रिया और ये अल्पाइन रीजन का टायरोल, ये सारे इस हैब्सबर्ग एम्पायर में आते थे। और इस रीजन के जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, मतलब बड़े लोग, अमीर लोग, वो मेजोरिटी जर्मन बोलते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये नीचे इटली के साइड में देखो, यहाँ पर वेनेशिया और लंबार्डी, जाहिर सी बात है इटली के रीजन, तो लोग इटालियन ही बोलते होंगे, तो ये इटालियन लोग भी हैब्सबर्ग एम्पायर में आते थे। अब इस हंगरी के पार्ट में देखो, इस हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन magyar बोलते थे और हाफ पॉपुलेशन उनके रीजनल डायलेक्ट्स बोलते थे, कॉमन लैंग्वेज बोलते थे, रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। और यहाँ गलेशिया रीजन में देखो, यहाँ गलेशियन रीजन में एरिस्टोक्रेट पोलिश बोलते थे, बिकॉज ये अभी के पोलैंड के पास है ना, तो यहाँ पे पोलिश का पॉपुलेशन है, पोलिश बोलते थे। ठीक है, तो देख रहे हो कैसे अलग अलग कम्युनिटीज ओवर द यूरोप एंटायरली स्प्रेड आउट हैं। अब ये पीजेंट पॉपुलेशन को ही देख लो, हाँ, यहाँ पे है द बोहेमियंस, यहाँ पे है द स्लोवैक्स, और नीचे इस स्लोवेनिया के रीजन को उस टाइम कार्नियोला बोलते थे, तो कार्नियोला में सोलोवीन्स रहते थे, नीचे क्रोएशिया में क्रोट्स रहते थे, और इस साइड ट्रांसिल्वेनिया में रोमांस रहते थे। सो क्लियरली ये किसी भी एंगल से एक कॉमन आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं करता था। बस एक था कि वो एक एम्पायर था, उसके अंडर सारे लोग आते थे, पर लोगों के बीच कलेक्टिव आइडेंटिटी ही नहीं था। और बनेगा भी कैसे, इतने डाइवर्स, इतने अलग अलग जो लोग थे। तो फिर अब देखने वाली बात यह है कि इतने अलग अलग लोगों के बीच तो फिर नेशनलिज्म इनके अंदर जागरूक कैसे हुई, इसको समझने के लिए हमें उस टाइम के सोसाइटी को समझना होगा।
So at that time, the society was divided into two groups. एक थे aristocrats और second थे the poor peasants. ये aristocrats ये population में बहुत कम थे, पर बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही पावरफुल थे। भाई बड़े लोग तो ऑब्वियस सी बात है बहुत पावरफुल ही होंगे, और ये पेजेंट्स को देखो, इनका पॉपुलेशन बहुत था बट ये बहुत पुअर थे, बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ये खा रहे थे। देखो पूरे यूरोप में सोशियली और पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेट्स पूरे अपने रुतबे में थे, पूरा डोमिनेंट क्लास थे, बड़े लोग, बहुत पावर, बहुत पैसा, हाँ एकदम डोमिनेंट। एंड ऑब्वियसली ऑफ कोर्स इनके पास बड़ा बड़ा अल्ट्रा लग्जरी घर, मैंसन भी होते थे, पूरा अमीर खानदान के लोग थे ये। और उनके बड़े हाई सोसाइटी गैदरिंग में जब मीटिंग होता था या भी कोई भी डिप्लोमेसी वाली अगर बात होती थी तो वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। अरे बाप रे, फ्रेंच हैं बड़े लोग। अभी हाई सोसाइटी के फैमिलीज ओवर द यूरोप, हाँ अलग अलग फैमिलीज एक दूसरे से मैरिजेस से जुड़ते थे, ठीक है। ये एरिस्टोक्रेट्स के फैमिली आपस में मैरिजेस से कनेक्टेड थे। गॉट इट। अब सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, ये पेजेंट्स की बात करते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज पेजेंट। ये वेस्टर्न यूरोप के साइड में ये जो पेजेंट्स थे, यहाँ पर द स्मॉल लैंड ओनर्स वरना टेनेंट्स लोग कल्टीवेशन करते थे, मतलब छोटे छोटे लैंड ओनर्स जिनके पास अपनी ज़मीन थी वहाँ पर ये फार्मिंग करते थे, वरना जिसके पास ज़मीन नहीं थी वो लोग किराए पर लेकर फार्मिंग करते थे। पर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे कल्टीवेशन वाज डन बाय द सर्ब्स। मतलब सर्ब्स का मतलब पता है ना, जो सर्फडम वाला, वही मतलब इनका एक लैंडलॉर्ड होता था जो इनको जानवरों की तरह काम करवाता था, और जो एग्रीकल्चरल आउटपुट्स आते थे उसमें से बहुत कम पार्ट ये खुद अपने पास रखते थे और मैक्सिमम पार्ट ये लैंडलॉर्ड को दे देते थे, ठीक है। जानवरों की तरह काम करो और मैक्सिमम आउटपुट अपने लैंडलॉर्ड को दे दो। तो ऐसी दुख भरी दास्तां थी उनकी। फिर स्टार्ट हुआ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। लुक, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब उनके साथ ही टाउन्स और सिटीज एस्टेब्लिश होने लगे। अब सोसाइटी में एक नया ग्रुप भी आ गया, ठीक है, एक नया क्लास भी आ गया जो है तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, वो लोग आ गए। पहले क्या था, पहले सिर्फ अरिस्टोक्रेट्स और पेजेंट्स थे। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो वर्किंग क्लास के लोग आ गए, जिसके अंदर आते थे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स आते थे। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो 18th सेंचुरी में ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, पर यूरोप पे आते आते वो 19th सेंचुरी लग गया, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस में वो 19th सेंचुरी तक ही इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो वेस्ट से आकर वो ईस्टर्न साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन मूव किया। तो जाहिर सी बात है वेस्ट थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न साइड, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सो द वर्कर का पॉपुलेशन भी वेस्ट साइड में ज़्यादा हुआ। सो ये मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के पॉपुलेशन धीरे धीरे वो एजुकेटेड होने लगे, क्योंकि वो अब तरक्की करने लगे थे, ग्रो करने लगे थे, और उनके अंदर नए नए आइडियाज़ आने लगे। जब एजुकेशन आने लगा तो दिमाग खुल गया ना उनका, अब नए नए आइडियाज़ आने लगे। अब वो क्या देखे, सोसाइटी में एक तरफ थे द एरिस्टोक्रेट्स जो आलीशान अल्ट्रा लग्जरी में जी रहे थे, और एक तरफ थे गरीब किसान जो घुट घुट के जी रहे थे। और ये एरिस्टोक्रेट लोग इनको पूरा मतलब क्या जानवर की तरह बिहेव करते थे। तो समाज में ये जो भेदभाव, ये जो अन्याय अब हो रहा था, ये मिडिल क्लास लोगों के अंदर अब समझ आने लगा था। सो ये एडुकेटेड थे ना, अब उनके अंदर एक नेशनल यूनिटी का आइडिया जनरेट किया, उनके अंदर अब लिबर्टी का आइडिया जनरेट किया। अब उन्हें ये बात पता चल गई थी कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स अल्ट्रा लग्जरी प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे थे वो गलत थी, ठीक है, वो गलत है और उसको अबोलिश करना चाहिए। सो द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी और अबोलिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, ये मिडिल क्लास
के जो एजुकेटेड लोग थे उनके अंदर अब डेवलप होने लगा, बिकॉज ये लोग तो इनको पूरा बदतमीजी के साथ ट्रीट कर रहे थे। तो ये समाज में जो भेदभाव चल रही थी उसको अब ये लोग पहचानने लगे। जैसे एजुकेशन आया, तरक्की आया, तो लोगों का दिमाग भी डेवलप हुआ। अब कंडीशन क्या था, अब ये लोग पूरा एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज के अगेंस्ट में थे। Igniting curiosity.